हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉब्लम है मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क पर बेस्ड, जिसमें व्हील ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिम ऑफ द व्हील is free to rotate about a light horizontal rod. Rod is suspended by light inaccessible string and magnetic field B is applied as shown. Initial tensions in the string are T naught. If breaking tension is 3 T naught by 2, find maximum angular speed omega naught with which the wheel can rotate. तो इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि एक रिंग गिवन है जिसको चार्ज Q दे दिया है और एक रॉड के थ्रू इसको दो स्ट्रिंग से बांध दिया है. इन स्ट्रिंग्स में टेंशन T1 और T2 है. इनिशियली अगर हम देखें तो इनिशियली T1 इक्वल टू T2 ये mg/2 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज कोई और फोर्स इस पर नहीं लग रहा है. कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कोई टॉर्क भी नहीं लगा रहा है, बिकॉज ओमेगा क्या है, जीरो है. तो इनिशियली जब ओमेगा जीरो है तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू mg/2 होना चाहिए. और ये दिया है हमें कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, T नॉट के बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू T नॉट. इससे हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है कि T नॉट इक्वल टू कितना है, mg/2 है. अब अगर हम देखें तो एज ओमेगा इज इंक्रीज्ड, एज ओमेगा इंक्रीजेस, ओमेगा इंक्रीजेस का मतलब आप ये कह सकते हैं कि करंट I इंक्रीजेस, क्योंकि करंट I इक्वल टू Q ओमेगा अपॉन 2 पाई होगा. Q/T होता है एंड T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. तो अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होता जाएगा, और करंट अगर इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होने की वजह से टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये भी इंक्रीज होता जाएगा. और टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होता जाएगा तो स्ट्रिंग में जो टेंशंस थे T1 एंड T2 जो बराबर थे वो अब इक्वल नहीं रहेंगे. तो T1 एंड T2 नाउ बिकम T1 डैश एंड T2 डैश. तो अब अगर हम देखें तो सिचुएशन कुछ इस तरह की हमें दिखाई दे रही है कि फाइनली ये T1 डैश और T2 डैश लिख देता हूँ, T1 डैश और T2 डैश हो जाते हैं. एंड T1 डैश प्लस T2 डैश अभी भी किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा. जैसे जैसे आप ओमेगा को इंक्रीज करते चले जाएंगे T1 डैश और T2 डैश भी चेंज होते चले जाएंगे, और इनमें से एक टेंशन बढ़ता जाएगा और दूसरा टेंशन कम होता चला जाएगा, बिकॉज अब मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क भी आएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क की वजह से एक टेंशन कम होगा, एक टेंशन बढ़ेगा, तभी नेट टॉर्क जीरो हो सकता है. अभी हम देखेंगे कौन सा टेंशन बढ़ेगा कौन सा टेंशन कम होगा. लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ थ्री टी नॉट बाई 2 दिया है, इसका मतलब जिस स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ रहा है उसमें जब टेंशन बढ़ते बढ़ते 3 T नॉट बाई 2 हो जाएगा तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, और आपको इससे इतना ही मैक्सिमम ओमेगा दे सकते हैं जिससे कि स्ट्रिंग ब्रेक ना हो. तो ज़रा हम देखते हैं कि T1 T2 और मैग्नेटिक फील्ड इनके टॉर्क की डायरेक्शंस क्या होगी. तो अगर मैं ये सिचुएशन देखूं इस केस में, तो अभी हम देख रहे हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 डैश हो गया है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 डैश है, और अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से तो I इज इक्वल टू Q ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाता है. अगर मैं C के अबाउट टॉर्क ले लूँ, टॉर्क अबाउट C दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, बिकॉज ये टॉपल नहीं कर रहा है. तो टॉर्क अबाउट C लेने का बेनिफिट ये होगा कि mg का टॉर्क 0 हो जाएगा और T1 डैश T2 डैश और मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क आएगा. T1 का टॉर्क अगर आप देखेंगे तो T1 के टॉर्क के लिए R1 क्रॉस T1 डैश R क्रॉस F आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है T1 का. अगर आप T2 का टॉर्क देखेंगे तो R2 क्रॉस T2 डैश R क्रॉस F. C के अबाउट हम देख रहे हैं तो रेडियस वेक्टर और फोर्स देख रहे हैं, R क्रॉस F टॉर्क होता है. तो R1 क्रॉस T1 डैश ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आया, और R2 डैश R2 क्रॉस T2 डैश ये आपके पास किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज. इसके अलावा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप टॉर्क देखेंगे तो एरिया वेक्टर अगर इस तरीके से आप रोटेट कर रहे हैं तो करंट फ्लो होगा एरो की डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ दिया हुआ है B नॉट, तो टॉर्क की डायरेक्शन A क्रॉस B की डायरेक्शन होगी,
और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो किधर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। इसका मतलब T1 डैश का टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क T2 डैश के टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हम टॉर्क अबाउट C 0 करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किस किस का आ रहा है, T1 डैश इंटू L/2 हो जाएगा अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ L मान लें तो, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस I इंटू A क्रॉस B, I इज Q ओमेगा अपॉन 2 इसको ओमेगा नॉट कर देता हूँ मैक्सिमम लेने के लिए, I इंटू A इस पाई R² इंटू B नॉट, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो I इंटू A B साइन 90, तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा साइन 90। और ये किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, दिस शुड बी इक्वल टू T2 डैश इंटू L/2। ये T2 डैश के टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ से हमारे पास T1 डैश माइनस T2 डैश माइनस T1 डैश की वैल्यू Q ओमेगा नॉट पाई R² B नॉट अपॉन 2 इंटू 2 ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल भी हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट T1 डैश प्लस T2 डैश शुड बी इक्वल टू mg एंड T2 डैश कितना हो जाएगा 3T0/2। T2 डैश की वैल्यू 3T0/2 हो जाएगी बिकॉज T2 डैश इज ग्रेटर देन T1 डैश फॉर मैक्सिमम वैल्यू, और T1 डैश की वैल्यू उसके लिए कितनी हो जाएगी फिर T0/2 हो जानी चाहिए। तो T2 डैश माइनस T1 डैश अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करने पर फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 3T0/2 माइनस T0/2 इज इक्वल टू Q ओमेगा नॉट R² B नॉट, Q ओमेगा नॉट R² B नॉट डिवाइडेड बाय, आप 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय L। तो Q ओमेगा नॉट R² B नॉट डिवाइडेड बाय L, ये वैल्यू आपके पास बच रही है एंड दैट इज इक्वल टू 3T0/2 माइनस T0/2। एंड T0 आप लोगों को पता है, इनिशियली हम लोग निकाल चुके हैं। T0 कितना था बच्चों, T0 वाज इक्वल टू mg/2। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना आ गया, T0 बचेगा एंड T0 की वैल्यू कितनी थी mg/2। तो दैट शुड बी इक्वल टू Q ओमेगा नॉट R² B नॉट बाय L। इसको हम सॉल्व कर लें तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है mgl डिवाइड बाई 2Q ओमेगा नॉट B नॉट R²। ओमेगा नॉट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी mgl डिवाइडेड बाई 2Q R² B नॉट, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या देखा हम लोगों ने कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो लगा हुआ था, जैसे ही रिंग को रोटेट करना शुरू करते हैं तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए करंट कैरिंग कॉइल, जिसकी वजह से टॉर्क बढ़ता जाता है और दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन भी चेंज होते जाते हैं। जब मैक्सिमम टेंशन 3T0/2 पहुँच जाएगा तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, और तब तक इस रिंग को टॉपल नहीं करना है, इसलिए उस पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए किसी भी पॉइंट के अबाउट। हमने सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 कर दिया, जिससे mg का टॉर्क हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आई होप आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी।